पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में क्यों बवाल मचा है? क्यों पाकिस्तानी सेना ने 50 से ज्यादा लोगों को मार गिराया है? जिस इलाके को जन्नत कहा जाता है, वहां क्यों खून की नदियां बह रही हैं और क्यों पीओके के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं? और इस पूरे मामले पर भारत का क्या स्टैंड है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पीओके में जलती हुई उस हकीकत की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसे पाकिस्तान की फौज इंटरनेट बंद करके पूरी दुनिया से छिपाना चाहती है। सोशल मीडिया पर इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके से बेहद चौंका देने वाली और खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं उनमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना वहां के लोगों पर जुल्म ढा रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। खुलेआम हुई गोलीबारी में अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत और सैकड़ों के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें हैं। प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे संगठन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी का दावा है कि 5 जून 2025 से शुरू हुए इस आंदोलन में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 80 से लेकर 100 के पार पहुंच चुका है। गोलीबारी में अब तक 400 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और बड़ी संख्या में स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। अब अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके का मैप देखें तो भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल से रावलकोट की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जबकि मीरपुर भारतीय सीमा वाले एलओसी से लगभग 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर मंगला इलाके के पास स्थित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान जिस पीओके को अपना हिस्सा बताने के लिए तथाकथित आज़ाद कश्मीर, कश्मीरी भाई और तथाकथित शहीदों का सपना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, वहां अपने ही कथित भाइयों को पाकिस्तानी सेना क्यों मार रही है? तो इसका जवाब है पाकिस्तानी सरकार की ओर से कई सालों से किया जा रहा आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और हाल में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार। विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का मामला सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आपको विधानसभा चुनाव का मसला भी बता देते हैं। अभी जो पीओके में ये खून खराबा हो रहा है उसकी जड़ें 1947 के बंटवारे से लेकर पाकिस्तानी सरकार की ओर से बनाए गए कड़े नियमों में छिपी हैं। यह मसला सिर्फ आज की चुनावी धांधली का नहीं है, बल्कि पिछले 79 सालों से स्थानीय नागरिकों के राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है। साल 1947 में जब पाकिस्तान ने कबायली हमलों के जरिए इस इलाके पर अवैध कब्जा किया तो इसका नाम आज़ाद जम्मू कश्मीर यानी एजेके रखा गया, लेकिन हकीकत में इसे कोई आज़ादी नहीं मिली। 1949 में पाकिस्तानी सरकार ने कराची समझौता किया। इसके तहत पीओके का पूरा प्रशासनिक नियंत्रण इस्लामाबाद के मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स को सौंप दिया गया। 1947 से लेकर 1970 तक लगभग 23 साल तक पीओके के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने के लिए वोट डालने का कोई अधिकार ही नहीं था। वहां की सरकार सीधे इस्लामाबाद से तय होती थी। साल 1974 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीओके के लिए एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। इसी संविधान ने आज के विद्रोह की सबसे बड़ी बुनियाद रखी। दरअसल पाकिस्तानी सरकार ने पीओके के लिए एक 53 सदस्यीय विधानसभा तो बनाई, लेकिन असली ताकत वहां की कश्मीर काउंसिल को दे दिया। भले ही 2018 के 13वें संविधान संशोधन में कागजों पर कुछ अधिकार असेंबली को दिए गए हों, लेकिन जमीनी हकीकत में आज भी असली कंट्रोल इस्लामाबाद के पास ही है। इसी काउंसिल का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है, यानी स्थानीय विधानसभा के पास अपने बजट और रिसोर्सेज पर कोई अधिकार नहीं है। इस संविधान के तहत पीओके में केवल वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या सरकारी नौकरी पा सकता है जो पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाने के एफिडेविट पर साइन करता है। जो कोई भी आज़ादी की बात करता है उसे चुनाव लड़ने या नौकरी पाने से रोक दिया जाता है। फिर इसी संविधान में 12 सीटों का भी पेंच फंसा है। दरअसल 1974 के कानून के तहत वहां की विधानसभा में 53 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें चुनाव के बाद विधानसभा में पार्टियों की ताकत के रेशियो में भरी जाती हैं।
अब 45 में से 12 सीटें उन कश्मीरी रिफ्यूजीज के लिए हैं जो 1947, 1965 और 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जाकर बस गए थे। इन 12 सीटों का चुनाव पीओके के बाहर पाकिस्तान के शहरों जैसे लाहौर, कराची, रावलपिंडी में होता है। यानी इन 12 सीटों के वोटर पीओके में रहते ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रहते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है वो इन 12 रिफ्यूजी सीटों को साम दाम दंड भेद के जरिए जीत लेती है। इन्हीं 12 सीटों की मदद से पाकिस्तानी सरकार हमेशा पीओके में अपनी पसंद के मुख्यमंत्री, जिसे वहां का प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, उसे कुर्सी पर बैठा देती है, भले ही पीओके की स्थानीय जनता ने उसे खारिज कर दिया हो। दशकों से चला आ रहा है ये गुस्सा हाल में इसलिए फट पड़ा क्योंकि आर्थिक कंगाली और राजनीतिक धोखेबाजी एक साथ चरम पे पहुंच गई। वहां के लोग 12 सीटों के रिजर्वेशन को हटाना चाहते थे, लेकिन इसी साल जून में पीओके के सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय जनता की मांगों को खारिज करते हुए इन 12 विवादित सीटों को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। लेकिन स्थानीय नागरिक संगठन जेएएसी ने कहा कि जब तक इन 12 सीटों को खत्म नहीं किया जाता और पीओके के रिसोर्सेज पर स्थानीय लोगों का हक नहीं माना जाता, तब तक वो इस फर्जी चुनाव का नाटक का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। अब इस समय पीओके की 3 डिवीजन्स में से 12 रिफ्यूजी सीटों को मिलाकर कुल 45 सीटों पर 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। मीरपुर डिवीजन की 13 सीटों पर वोटिंग के बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटों और सबसे विवादित 12 रिफ्यूजी सीटों पर भी वोटिंग हो चुकी है। तीसरे फेज में पुंछ डिवीजन की 11 सीटों पर अंतिम फेज का मतदान कराया जाएगा। पहले फेज के नतीजे आ चुके हैं जिसमें पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन ने मीरपुर डिवीजन की 13 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके मुखिया पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं। वहीं बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई हैं। दूसरे चरण के चुनावी नतीजों में पीएमएलएन ने 14 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि पीपीपी ने केवल 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। खराब मौसम और भूस्खलन के कारण मुजफ्फराबाद की 2 सीटों पर चुनाव टल गया है। रिफ्यूजीज के लिए रिजर्व सभी 12 सीटों में से 10 सीटों पर पीएमएलएन ने एक तरफा जीत हासिल की है। पीपीपी को इसमें से सिर्फ 2 सीटें ही मिली हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही पार्टियां पाकिस्तान के केंद्र की सरकार में गठबंधन में हैं, लेकिन पीओके के चुनाव में ये आमने सामने हैं। पहले चरण के नतीजे आते ही पीपीपी ने पीएमएलएन पर बंदूक के दम पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से नतीजों पर रोक लगाने की मांग की है। इसके बाद हाल की हिंसा का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी की 38 मांगे, जिनमें प्रमुख मांगे हैं 12 रिफ्यूजी सीटों को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, पीओके के सरकारी विभागों और नौकरियों में पाकिस्तान के लोगों को दिया जाने वाला रोजगार कोटा हमेशा के लिए खत्म किया जाए। चुनी हुई जो स्थानीय सरकार है उसके पास ही असली ताकत हो, न कि इस्लामाबाद की कश्मीर काउंसिल के पास। पीओके में पैदा होने वाली बिजली वहां के निवासियों को सस्ती दरों पर दी जाए। नीलम झेलम जैसी बड़ी पन बिजली परियोजनाओं से होने वाली कमाई की रॉयल्टी का सीधा हिस्सा पीओके के विकास के लिए दिया जाए। आटे पर अस्थायी सरकारी सब्सिडी दी जाए। पाकिस्तानी सेना को इलाके से बाहर रखा जाए। ये तमाम तरह की जो मांगे हैं, इन्हीं मांगों को लेकर मई 2024 और अक्टूबर 2025 में भी भीषण हिंसा भड़की थी। 2024 में जब जेएएसी ने इन मांगों को लेकर मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च निकाला तो पुलिस ने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भड़की हिंसा में कई लोग मारे गए, जिसके दबाव में आकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने $86 मिलियन का राहत पैकेज घोषित किया था। लेकिन साल 2025 में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत टूट गई। दबाव में फंसी पाकिस्तानी सरकार ने कुछ मांगे मानने का वादा किया था। इनमें सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी देने का भी वादा शामिल था। लेकिन समझौते के बाद इस्लामाबाद की सरकार ने बजट की कमी का हवाला दिया और वादे से मुकर गई। न तो आटे पर अस्थायी सब्सिडी दी गई और न ही बिजली की दरें कम की गई। उल्टे आंदोलन को ठंडा करने के बाद जेएएसी के शीर्ष नेताओं को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया।
पाकिस्तानी सरकार ने खुद कोई ठोस कदम उठाने के बजाय इस मामले को अदालत में उलझा दिया। फिर जून में सुप्रीम कोर्ट की ओर से 12 रिफ्यूजी सीटों को लेकर बरकरार रखने के फैसले ने आग में घी का काम किया। इसी साल मई जून 2026 में जब चुनाव नजदीक आए तो पाकिस्तानी सरकार ने राणा सनाउल्लाह, एहसान इकबाल जैसे बड़े मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए वहां भेजा और दावा किया कि उसने 38 में से 35 मांगे मान ली हैं। हकीकत में सरकार ने सिर्फ उन छोटी मांगों को माना जो गैर जरूरी थी, जबकि मुख्य मांगों को खारिज कर दिया गया। फिर जब जेएसी ने जुलाई 2026 में सरकार को 48 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम दिया तो सरकार ने बातचीत के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए। पाकिस्तानी सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने और मांगों को पूरा न करने का सबसे क्रूर रास्ता चुना। 5 जून को पाकिस्तानी सरकार ने नागरिक संगठन को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अब इसी धोखे का नतीजा है कि आज पूरा पीओके जल रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को वहां के लोग इस पूरे कत्लेआम और नागरिक दमन का सूत्रधार मान रहे हैं। दावा ये भी है कि पीओके में इंटरनेट बंद करने से लेकर निहत्थे नागरिकों के सिर और छाती में सीधे गोली मारने का आदेश रावलपिंडी स्थित जीएचक्यू यानी मिलिट्री आला कमान की तरफ से दिया गया। मीरपुर, रावलकोट और मुजफ्फराबाद की सड़कों पर 14,000 से अधिक अतिरिक्त सैनिक और स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। साथ ही दावा किया जा रहा है कि असीम मुनीर का मकसद पीओके विधानसभा में अपनी पसंद की पार्टियों की सरकार बनवाना है। आरोप है कि इन सीटों पर सेना खुद फर्जी वोटिंग करवा रही है ताकि पीओके की स्थानीय जनता के विरोध के बावजूद इस्लामाबाद की मनपसंद सरकार थोपी जा सके। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब निहत्थी जनता पर पाकिस्तानी सेना गोलियां बरसा रही थी तब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बड़े नेताओं ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए बेहद संवेदनहीन और भड़काऊ बयान दिए। हाल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम कहा कि वो प्रदर्शनकारियों से कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भारत की तरह ही पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ। वहीं जब मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय नेताओं ने खून खराबा रोकने के लिए सरकार से आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करने की अपील की तो ख्वाजा आसिफ ने इसे साफ खारिज कर दिया। उन्होंने लाइव टीवी पर कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और भविष्य में नहीं की जाएगी। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। यानी देखा जाए तो पाकिस्तान बनाने वाले नेताओं मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली और लियाकत अली खान का पीओके वाला सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन्ना का मानना था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने इसे पाकिस्तान की शहरग यानी जगलर वेन कहा था, जिसके बिना पाकिस्तान अधूरा है। खुद कश्मीरी मूल के कवि अल्लामा इकबाल ने इसे सबसे पहले एक अलग मुस्लिम देश का विचार रखा था। उन्होंने कश्मीरियों के दमन के खिलाफ कविताएं लिखी थीं और सपना देखा था कि पाकिस्तान बनने से कश्मीर के मुसलमानों को क्रूर शासकों से आज़ादी मिलेगी। कैम्ब्रिज के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान नाम गढ़ा था। इस नाम में के का मतलब कश्मीर था। उनके मुताबिक कश्मीर के बिना पाकिस्तान का नाम और अस्तित्व दोनों अधूरे थे। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने 1947 में कबायलियों के हमलावरों को भेजकर पीओके पर कब्जा करवाया था। उन्होंने दुनिया के सामने ये नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर के मुसलमानों के लिए रक्षक बनकर आई थी। लेकिन आज उसी पाकिस्तान की सरकार वहां के लोगों को देशद्रोही और भारत का एजेंट बता रही है। इससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान कभी कश्मीरियों को अपना नागरिक मान ही नहीं पाया, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए एक शोषित कॉलोनी की तरह इस्तेमाल करता रहा। इस बीच सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस पूरे मामले पर भारत का क्या स्टैंड है। तो पीओके के लोग पहली बार भारत से सीधे और खुले मन से भारत से सैन्य और मानवीय मदद की गुहार लगा रहे हैं। सबसे पहले रावलकोट के ईदगाह मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जेएसी के प्रमुख नेता सरदार अमान खान ने भारत से सीधे मदद की अपील की। इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए।
हमें सीज़फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार ने हमारा दाना पानी बंद कर दिया है और हमें भारत से राशन और दवाओं की जल्द मदद चाहिए। अगर पाकिस्तान की फौज हम पर इसी तरह गोलियां चलाती रही तो हमारे पास बॉर्डर पार करके भारत जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इस मामले पर भारत सरकार का भी बयान सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज पीओके की वादियां खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनों के खून और फौजी बूटों की दहशत से लाल हैं। बंटवारे के समय जिन्ना ने जिस इस्लामिक भाईचारे का ख्वाब दिखाकर इस जमीन को छला था, आज उसी पाकिस्तान की हुकूमत इन मजलूम कश्मीरियों को दुश्मन कहकर उनके खिलाफ दमन कर रही है। इंटरनेट की पाबंदी और कफन के साए में सिसकते पीओके का सब्र अब इस कदर टूट चुका है कि बेबस कश्मीरी नेता खुलेआम एलओसी पार करने और भारत से सैन्य व मानवीय मदद की गुहार लगा रहे हैं। कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए। आएंगे न जाएंगे। सरहद के उस पार चमकते जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर ही पीओके की जनता चीख चीख कर कह रही है कि मजहब के नाम पर बनाई गई नफरत की ये दीवार अब ढहने वाली है, क्योंकि आज़ादी का ढोंग करने वाला जल्लादों का अंत बेहद करीब दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए देखते रहें स्विच।